अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का टॉपिक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, आपकी बुक से लिया गया टॉपिक क्या है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर एक्टिवेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है, जाहिर सी बात है कि जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा तो उसमें एनर्जी लगेगी। तो वो एनर्जी जो लग रही है, यूज जो हो रही है, वो क्या कहलाएगी? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा तो वो एनर्जी क्या कहलाएगी? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विदाउट एंजाइम। इसमें एंजाइम नहीं है, लेकिन एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी क्या होगी? ये जितनी एनर्जी इसमें है चाहिए केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, जब उसमें हमने एंजाइम ऐड करा दिया तो वो उस एनर्जी को क्या कर देंगे? लो कर देंगे। एंजाइम लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। वो जो एनर्जी वहाँ पे लग रही थी केमिकल रिएक्शन को, ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी स्टार्ट होने के लिए, तो फिर क्या कर देते हैं? जब हम उसमें एंजाइम ऐड करते हैं तो वो एनर्जी उसमें क्या कर देता है? स्लो कर देता है, लो कर देता है। अब देखें यहाँ पे जैसे रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट बनने के लिए 100 जूल एनर्जी चाहिए इसे, ठीक है। लेकिन जब हमने यहाँ पर एंजाइम ऐड करा दिया, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए एंजाइम ऐड करा दिया, तो सिर्फ कितनी एनर्जी चाहिए? 10 जूल, ठीक है। तो ये ग्राफ है, ग्राफ आपकी बुक में भी ये शो हो रहा है कि एनर्जी रिएक्टेंट, ये देखें, ये एनर्जी कब थी? विदाउट एंजाइम। एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, तो इसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत थी, ठीक है। लेकिन जब हमने इसमें एंजाइम ऐड किया, एंजाइम ने क्या किया? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दिया, इसको स्पीड अप कर दिया, तो उसको में जितनी एनर्जी चाहिए थी उसको क्या हो गई? वो कम हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, ये देखेंगे क्या हो गया? उसमें स्लो हो गया। तो ये है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक आपका है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी या रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम या रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ कि जैसे एक एंजाइम है, उसको 100 मॉलिक्यूल्स कैटालाइज करने के लिए 1 सेकेंड में कितने मॉलिक्यूल्स करेगा कैटालाइज? 100 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। रेट को हम क्या कहते हैं? स्पीड अप द रिएक्शन। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कैटालाइज इन अ यूनिट टाइम। रेट क्या है यहाँ पे? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कैटालाइज इन अ यूनिट टाइम में कितने वो कर रहा है? विदाउट एंजाइम 100 मॉलिक्यूल्स को वो क्या बना रहा है भाई? प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि 1 सेकेंड में 500 मॉलिक्यूल्स को कैटालाइज करेगा विद एंजाइम। ये क्या होगा? इसका रेट जो होगा वो स्लो होगा, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? हाई होगा, ठीक है। एंजाइम्स के आने के बाद उसने 500 मॉलिक्यूल्स को कैटालाइज करेगा 1 सेकेंड में। वहीं टाइम देखें, टाइम सेम है, लेकिन क्या है? उसके जो प्रोडक्ट बनने का रिजल्ट है ना, वो चेंज है। यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे क्या है? 500 मॉलिक्यूल्स हैं। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, इफेक्ट ऑफ पीएच है, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम है और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को डिस्कस कर रहे हैं। इसका पहला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हर एंजाइम अपना एक, जिस तरीके से अभी पीएच को डिस्कस करेंगे तो उसकी एंजाइम की पीएच, सब एंजाइम एक प्रॉपर पीएच में वर्क करते हैं, उसी तरीके से उसका टेम्परेचर भी है। टेम्परेचर क्या है? एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर, ठीक है। एंजाइम जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के मामले में। रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। जो एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन है वो मैक्सिमम होगा तो वो क्या कहलाएगा? ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाएगा। बिलो एंड अबव दिस टेम्परेचर द एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज। अगर इस टेम्परेचर को या ज़्यादा कर दिया जाए या कम कर दिया जाए तो उसकी जो एक्टिविटी है एंजाइम की वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। द ह्यूमन एंजाइम आर हाईली एक्टिव एट अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑल आर कम्प्लीटली डीनेचर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ह्यूमन एंजाइम जो है, जितने भी ह्यूमन एंजाइम्स हैं वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रॉपर और भरपूर हाईली फंक्शन करते हैं एंजाइम्स ह्यूमन बॉडी में। लेकिन अगर उनका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दिया जाए, 100 तो बहुत दूर की बात है, अगर इसका टेम्परेचर 40, 50, 60, 70 तक भी चला जाए तो ये क्या हो जाएंगे? डी नेचर हो जाएंगे। और एंजाइम अगर डी नेचर हो जाते हैं तो वो दोबारा से अपना फंक्शन नहीं कर सकते। एंजाइम का टेम्परेचर बढ़ाना, ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ह्यूमन की बात करें, तो वो अपना काम नहीं करेंगे और वो क्या हो जाएंगे? डी नेचर हो जाएंगे।
ये याद रखेंगे आप, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं, दोबारा से वो एंजाइम अपना काम नहीं कर सकते। 8 मिनिमम डेट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक्टिविटी इज रिड्यूस्ड। अगर टेम्परेचर डाउन लेवल पे लेकर जाएं हम तो एक्टिविटी क्या होगी, रिड्यूस्ड होगी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी टू मिनिमम, बट एंजाइम आर नॉट डिस्ट्रॉय, पर एंजाइम डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। लेकिन अगर हम इसका 0 से दोबारा से हम बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, एंजाइम जो है दोबारा से अपना प्रॉपर फंक्शन करने लगेंगे। ठीक है, एंजाइम इज हायर ऑर्गेनिज्म हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर बिटवीन 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। एंजाइम जो हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 25 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। सम बैक्टीरिया सर्वाइव इन हॉट स्प्रिंग, कुछ बैक्टीरिया जो है वो हॉट स्प्रिंग के अंदर सर्वाइव करते हैं, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, थर्मोफिलिक। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। अब थर्मोफिलिक क्या होता है, हीट टॉलरेंट बैक्टीरिया, जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हीट टॉलरेंट बैक्टीरिया। ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री सेंटीग्रेड और हायर। ये बैक्टीरिया जो है इनका जो एंजाइम है वो कितना 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक वर्क करता है। ठीक है, जैसे ह्यूमन में 37 के बाद जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 70 के बाद जाके क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा और फिर वो दोबारा से डीनेचर नहीं हो सकते। तरीके से हर एंजाइम का टेम्परेचर चेंज है, उसी तरीके से हर एंजाइम की जो है वो क्या चेंज है, पीएच चेंज है। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन चेंज है। टेम्परेचर और पीएच, हर एंजाइम की अपनी अपनी टेम्परेचर अपना ही पीएच होता है। ठीक है, 1 to 7, 7 to 14, ये क्या है इसका, ये पीएच स्केल है। आपने केमिस्ट्री में अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन के कहते हैं। और पावर ऑफ हाइड्रोजन अगर हम इसको कह रहे हैं, पीएच और हाइड्रोजन का रिलेशन क्या होता है, इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन के आयंस ज़्यादा हैं तो पीएच क्या होगी, कम होगी। हाइड्रोजन्स आयन ज़्यादा होंगे तो पीएच हमेशा क्या होगी, कम होगी। और पीएच अगर ज़्यादा होगी तो हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगर सॉल्यूशन कोई भी एंजाइम 1 to 7 वर्क कर रहा है तो उसका वो क्या कंडीशन क्या कहलाएगी, एसिडिक कंडीशन कहलाएगी। और 7 to 14 के दरमियान वर्क कर रहा है तो वो क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगा। बेस को हम अल्कलाइन नेचर भी कहते हैं। ठीक है, अल्कलाइन नेचर। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम varies considerably with pH and there is generally a marked optimum pH for each enzyme। ये भी मैंने बताया कि हर एंजाइम की अपनी अपनी एक pH है, optimum pH। Majority of the human digestive enzyme work in the range of 7 to 8। ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम्स के जो फंक्शन है, जो रेंज है वो कितनी है, 7 to 8 है pH। गैस्ट्रिक एंजाइम सीक्रेट बाय सम सेल्स ऑफ स्टमक डेट इज पेप्सिन। गैस्ट्रिक एंजाइम जो है वो सीक्रेट करते हैं कुछ सेल्स स्टमक में, वो क्या, पेप्सिन, जस्ट लाइक पेप्सिन। अब वो पेप्सिन की जो पेप्सिन वर्क एट हाई एसिडिक कंडीशन, पेप्सिन जो है हमेशा कौन सी एसिडिक कंडीशन पे वर्क करता है, डेट इज ऑप्टिमम पीएच इज 1.4। इसकी जो ऑप्टिमम पीएच है वो कितनी है, 1.4 है, बट वर्क इन द रेंज ऑफ 1.5 to 2.5। लेकिन ये कितने रेंज में काम करता है, 1.5 से 2.5 तक। ठीक है, अमाइलेज इज द एंजाइम रिलेटेड फ्रॉम पैंक्रियाज, वर्क एट हाईली अल्कलाइन पीएच 8.5। ठीक है, अमाइलेज जो है वो अमाइलेज एंजाइम जो है रिलीज कहाँ पे होता है, कहाँ से होता है, पैंक्रियाज से। और कहाँ पे, हाईली अल्कलाइन, मतलब बेस पे जो है वो फंक्शन करेगा। जैसे ये देखें आपके इसकी पेप्सिन की जो पीएच है 1.5 से 2.5 तक है, तो ये 2 के बाद जो है डाउन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये स्लीवरी अमाइलेज है और फिर उसके बाद अल्कलाइन फॉस्फेट। ये एक इनकी जो ऑप्टिमम पीएच है वहाँ तक अपना प्रॉपर फंक्शन करेंगे, देन उसके बाद क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। ठीक है, एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम activity depends upon the availability of substrate and enzyme molecules। एंजाइम कंसंट्रेशन क्या है बेटा जी, एंजाइम की एक्टिविटी डिपेंड्स करती है किसकी अवेलेबिलिटी पे, सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी पे। अवेलेबिलिटी यानी कि सबस्ट्रेट होगा तो एंजाइम फंक्शन करेगा ना, सबस्ट्रेट नहीं होगा तो एंजाइम फंक्शन नहीं करेगा। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज वेरी हाई, द एंजाइम कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, हाई है। ठीक है, एंजाइम कंसंट्रेशन क्या है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स के। ठीक है,
real condition the concentration of substrate is always limited, so the enzyme activity increase with the increase in the enzyme concentration initially, but after some time it remains constant. रियल कंडीशन में क्या होगा, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, सो द एंजाइम एक्टिविटी क्या होती जाएगी, एंजाइम की एक्टिविटी क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है, उसका रिएक्शन जो है वो क्या होता जाएगा, फास्ट होता जाएगा, लेकिन एक इनिशियली कंडीशन पे क्या होगा कुछ टाइम में कि वो कांस्टेंट हो जाएंगे. सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. रेट ऑफ रिएक्शन को अगर बढ़ाना है तो सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन उसको क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे, उसको बढ़ाने के बाद इन अ कंडीशन वेयर एंजाइम कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट. एक वक्त तक हम क्या करते हैं, एंजाइम की जो कंसंट्रेशन वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी. सबस्ट्रेट बढ़ा दें, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, केमिकल रिएक्शन स्पीडली होने लगेगा, प्रोडक्ट तेज़ी से बनना शुरू होंगे, लेकिन एक वक्त तक फिर जब एंजाइम क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, फिर केमिकल रिएक्शन जो रिएक्शन हो रहा है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ेगा नहीं. दिस इंक्रीज रिमेन्स कंटिन्यू अंटिल द अवेलेबल एंजाइम बिकम सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट. ये जो रिएक्शन है क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा जब तक जो है आपका एंजाइम जो है वो तमाम सबस्ट्रेट के साथ क्या नहीं हो जाए, बिजी ना हो जाए, सैचुरेटेड ना हो जाए. तब तक जब एंजाइम सैचुरेटेड हो जाते हैं तो रिएक्शन फास्ट नहीं होगा. देयर विल बी नो इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. फिर कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम कितने भी सबस्ट्रेट बढ़ा दें तो लेकिन रिएक्शन पे कोई असर नहीं होगा. दिस मे बी ड्यू टू टू रीज़न, दो रीज़न है. हाइयर क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट देन एंजाइम. हम क्या करते हैं कि एंजाइम से हायर क्वांटिटी करते हैं सबस्ट्रेट की. और दूसरा एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट. एक्यूमुलेशन क्या मतलब, उसमें जमा हो जाना एंड प्रोडक्ट का. फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हैज़ नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. फिर क्या करते हैं, सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे लेकिन उसके रिएक्शन पे कोई असर नहीं होगा. ये देखें सबस्ट्रेट एंजाइम ये क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट बनता जा रहा है, लेकिन जब यहाँ पे इसका यूज़ ख़त्म हो जाएगा ना, यूज़ नहीं हो रहा है ये प्रोडक्ट, तो फिर यही प्रोडक्ट एंजाइम को जाकर क्या करवा देगा, स्टॉप करवा देगा. ये क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट. अब यहाँ पे देखेंगे एंजाइम्स हैं. एंजाइम्स में हमने क्या किया, ये दो एंजाइम्स अगर हम ये इसको सबस्ट्रेट को देख रहे हैं हम कि यहाँ पे हमने क्या किया, सबस्ट्रेट बढ़ा दिया, सबस्ट्रेट बढ़ा दिया, सबस्ट्रेट बढ़ा दिया, तो यहाँ पे तमाम एंजाइम्स जो क्या हो गए, वो बिजी हो गए. अब इसमें हम कितने भी सबस्ट्रेट बढ़ा देंगे ना तो इसके रिएक्शन पे क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ये जिस स्पीड से अपना रिएक्शन कर रहे हैं उसी स्पीड से अपना रिएक्शन करते जाएंगे. ये था इसका फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम का लास्ट टॉपिक, सबस्ट्रेट ऑफ कंसंट्रेशन. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करते हैं. अल्लाह.